नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाई राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज सेकंड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का। आज हम 3 टॉपिकों को फिनिश करेंगे। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में चार्ज के बारे में डिटेल पूर्वक बात कर ली थी। आपसे एक और उम्मीद है, आपने दिल तो तोड़ ही दिया। अब इतना मैं कह नहीं सकता। मैंने आपसे एक वादा किया 5 के व्यूज़ों का, बट आपने उस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। कहीं ना कहीं आप भी सेल्फिश होते जा रहे हैं एक टीचर के प्रति। जो भी एक बड़ा भाई कहता है, उस बड़े भाई की बात आपने मानी ही नहीं थी। आप इतने सेल्फिश हो गए हैं कि अपना काम हुआ। अक्सर एक जो टीचर आता है वो बहुत आशाओं से जुड़कर आता है कि स्टूडेंटों के हित के लिए कुछ ना कुछ परोपकार हो पाए। टीचर एक यही बात सोच के आता है, बट आप क्या सेल्फिश हो जाते हैं। अपना काम हुआ, भाड़े में जाए टीचर, क्या है अपना काम हो गया और क्या है। भाड़े में जाए टीचर क्या करेंगे कमेंट करके। वहीं पर एक यदि ठुमके मारती हुई लड़की आ जाए ना, इंस्टाग्राम चले जाए, दे बार दे दे पर इतने सेल्फिश हो जाते हैं, मिनट पर कमेंट। पर यहाँ पर एक आपके हाथों से एक कमेंट नहीं होता ताकि वो एनर्जी दोबारा से आ पाए उस टीचर में। बट आप इतने सेल्फिश हो गए। मैं इतना कह नहीं सकता दोस्तों, आपकी मैंने सेल्फिश देख ली पहली वीडियो में। बट मेरा काम है आपको कंटेंट पहुंचाना। मेरे कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी। पर मैं यही बात कहता हूँ, बस टीचर सब कुछ करता है स्टूडेंट के लिए, पर स्टूडेंट कुछ नहीं करता। दोस्तों आज हमारे 3 टॉपिक रहेंगे। 3 टॉपिकों के सबसे पहले मैं नाम लिख देता हूँ। आवेश उत्पन्न करने की विधि। सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा आवेश उत्पन्न करने की विधि। आवेश उत्पन्न करने की विधि। उत्पन्न करने की विधियाँ, ठीक है। आवेश उत्पन्न करने की विधियाँ। आवेश उत्पन्न नहीं है, आवेश की विधियाँ हैं, यही समझो। उत्पन्न करने की कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम पढ़ेंगे अध्यारोपण का सिद्धांत। क्या करेंगे? अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ठीक है, ओके। उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट कूलाम का नियम। क्या करेंगे? कूलाम का नियम। कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है, कूलाम का नियम। उसके बाद एक और टॉपिक ऐड कर लो इसमें, क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण। क्या करेंगे? आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंग्लिश में इसे बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो 4 टॉपिकों के एक बार आप नाम नोट करें, तब मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, ओके। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है दोस्तों। तो हेडिंग डालें आवेश का क्वांटीकरण, ठीक है। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है? आवेश का क्वांटीकरण दोस्तों बहुत ही इजी, बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सरल। इससे ज़्यादा सरल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में मेरे हिसाब से कोई इजी टॉपिक हो नहीं सकता। इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी भी वस्तु पर उपस्थित आवेश उसके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। दोबारा से, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज यानी गुणनफल के बराबर प्राप्त होता है। पूर्ण गुणज क्या है? आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। आवेश आपका Q है और आपका इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻19 होती है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है। क्या होता है आवेश का क्वांटीकरण? आवेश के क्वांटीकरण की डेफिनेशन है किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त होता है, तो उसे आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे आवेशों का क्या कहते हैं? आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन में मुझे याद आना चाहिए, ऐसा नहीं है एक्ली बैकली दें आप। यदि ये डेफिनेशन याद है ना, कुछ नहीं होगा, तो बंद करते रहेंगे बोर्ड एग्जाम में। क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण, क्या होता है, वहीं पर आपकी औकात पता चल जाएगी। क्या होता है आवेशों का क्वांटीकरण? किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के पूर्ण इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणज, जो मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोली उसे हम कहते हैं पूर्ण गुणज, ठीक है। वो होता है आपका पूर्ण गुणज,
ठीक है, क्या होता है पूर्ण गुणज में लिखा है पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त होता है, उसे हम आवेशों का क्वांटीकरण कहते हैं। वहीं पर आपकी औकात पता चल जाएगी, जहाँ पर आपको जो समझो मतलब ऐसी महसूस हो रही है ना कि हम पर कुछ नहीं आता, वहीं पर आपकी औकात पता चल जाएगी। डेफिनेशन भी इंपॉर्टेंट है और आपका कॉन्सेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, तभी दोनों अप्लाई होंगे, तब आपका डेरिवेशन संपन्न हो पाएगा। नहीं कुछ नहीं हो पाएगा, जो समझो आपका जीरो आता है एग्जाम में, आप तितली ऐसी उड़ जाएंगी आपकी, जो समझो लंका लग जाएगी एग्जाम में आपकी, जब आप बोर्ड एग्जाम देने जाएंगे तब आपकी औकात पता चल जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ बोर्ड पर नज़र होनी चाहिए, ना कि इधर उधर। ठीक है, डायरेक्शन तो चार भी होती हैं इधर उधर खोपड़ी को घुमाने के लिए, बट डायरेक्शन तो वो ही होनी चाहिए जहाँ पर कॉन्सेप्ट हो रहा है, जहाँ पर टीचर समझा रहा है। ठीक है, औकात में रहना सीखो, तभी पता चल जाएगा। 2025 आ चुकी है, ठीक है, यदि कुछ करना है तो अपने आप में। ठीक है, अब इसका क्वांटीकरण, ठीक है, एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूँ, फुल एनर्जी के साथ। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है Q बराबर में प्लस माइनस का एन ई, इस पर होता है आपका माइनस का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्या होता है माइनस का नेगेटिव चार्ज, Q बराबर में एन ई। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसे होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप दुकान पर गए, दुकान वाले से कहा भाई साहब 1/2 हाफ इलेक्ट्रॉन दे दो। दुकान वाले से कहा भाई साहब मुझको क्या चाहिए, आधा किलो चाहिए। हाँ भाई साहब मुझे एक चावल चाहिए। हाँ भाई साहब मुझे 1.25 लीटर दूध चाहिए। ऐसा नहीं चलेगा, यहाँ पर फिक्स वैल्यू होगी, या तो आप 1 लो, या तो आप 2 किलो लो, या आप 3 किलो लो, फिक्स चलेगा। ऐसे ऐसा नहीं है आधा पर्दा चलेगा। यहाँ पर पूर्ण गुणज की बात होती है, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, 5 की। ठीक है, तो यहाँ पर एन की संख्या जो मानी जाएगी वो मानी जाएगी 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट मान लो आप। ठीक है, क्या मान लो, इनफाइनाइट। ठीक है, अनंत तक मान लो, बट ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा 1/2 2/3 3/4 5/6 ऐसे चलेगा। ओनली 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है, तो क्यू बराबर में एन ई। ठीक है, यहाँ पर ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन। क्या है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है, ओके, पता चल गया। 1 मिनट के अंदर आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, ध्यान से सुन लो, खोपड़ी में छेद कर दूंगा नहीं तो ध्यान से नहीं सुना था। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश उस वस्तु के इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं आवेशों का क्वांटीकरण। इसका फॉर्मूला सिंपल फॉर्मूला, क्यू बराबर में एन ई। एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू 1.6 गुणा 10⁻⁻19 होती है। उसके बाद ई आपका, ई की तो मैंने वैल्यू बताई दी। ठीक है, अब इस पर जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या रहेगी वो 1 2 3 4 5 तक रहेगी। ऐसा नहीं है 1/2 1/3 1/4, तो हमारा डेरिवेशन यहाँ पर संपन्न नहीं हो पाता, न्यूमेरिकल भी संपन्न नहीं हो पाता, इसलिए 1 2 3 4 5 ही मानी जाएगी वैल्यू। तो क्यू बराबर में एन ई, खोपड़ी में छेद हो गया हो तो कमेंट में ओपिनियन अपना जरूर लेंगे। ठीक है, ठीक है, अब देखो यहाँ से आगे कैसे मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ। ठीक है, कैसे इसको मैं आगे चेंज करता हूँ। दोस्तों आपने पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, कौन सा, करंट को, आई बराबर में क्यू अपॉन में टी। ठीक है, आई बराबर में क्यू अपॉन में टी, यानी धारा बराबर में आवेश बट्टे समय। धारा बराबर में आवेश बट्टे समय, आवेश बराबर में धारा इंटू समय। तो क्यू की जगह पर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आई टी बराबर में एन ई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एन ई, आई धारा, टी समय, एन इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 है, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू आपको दे रखी होगी न्यूमेरिकल में। ठीक है, तो आई टी। ठीक है, ये ऐसे चेंज करवा सकता है, यहाँ पर आपको धारा पूछ सकता है, समय की वैल्यू दे रखी होगी और एन की वैल्यू दे रखी होगी, और इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान तो आपको पता ही होगा क्या होता है, 1/10⁻⁻19 होता है। ये होता है आपका क्या होता है यहाँ पर आवेश का क्वांटीकरण। कैसा लगा तो मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, ठीक है, समझ में आ चुका है नहीं है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, ऐसा नहीं है आप कॉपी पेन लेकर बैठ गए और नोट करते जा रहे हैं, जो मैं लिखा रहा हूँ नोट करते जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं रहे हैं, तो जीरो ही समझो, आप कुछ भी नहीं सीख रहे, क्लास छोड़ के भग जाइए। जब तक स्टूडेंट अप्लाई नहीं करेगा कॉन्सेप्ट को, कहाँ पर, यहाँ पर इस खोपड़ा में, तो कुछ नहीं है। चाहे कितने भी पेज भर लेना आप, चाहे 10 तरह के पेनों से रंग भर लेना अपनी कॉपी को, कुछ नहीं है, वो रद्दी के बराबर है। जहाँ पर आप इसमें सेट नहीं करोगे कॉन्सेप्ट को, तब तक मज़ा नहीं आने वाला है। ठीक है, चाहे आप कितना भी रगड़ लो, कितना भी अपने आप को घिस लो, कितना भी कुछ भी कर लो, तब तक खोपड़ी में छेद नहीं होगा ना, यहाँ से घुसेगा नहीं, भीतर मेमोरी में सेट नहीं होगा, तब तक
मतलब आपको कुछ नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर सेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। कॉपी पेन तो एक रिवाइज करने के लिए बताएं, वो भी ज़रूरी है। कॉपी पेन में 2-3 बार आपको सेट करना है, हफ्ते में 2-3 बार एक बार रिवीजन करना है, तब बस कुछ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सुन लो ध्यान से, कड़वी लगेगी पर सत्य है, ठीक है। आगे बढ़े। फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर, आवेश का क्वांटीकरण। सेकंड टॉपिक आने वाला है कूलाम का नियम। क्या आने वाला है? कूलाम का नियम। एक बार हो जाए कमेंट बाजी, कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है। ध्यान से सुनो, कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम भाई साहब ने अपना नियम दिया था, जब दो चार्जों को आर दूरी पर उन्होंने व्यवस्थित कर दिया था, तो उनमें कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा था, मतलब उनकी खुजली हुई थी। ये जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा फोर्स लग रहा है, तो उन्होंने एक समान दूरी पर Q1 और Q2 आवेशों को रख दिया था, ठीक है। Q1 Q2 आवेशों को रख दिया था, जो दूरी रखी थी उन्होंने R रखी थी, ठीक है। दूरी R रखी थी, तो वहाँ पर एक फोर्स लग रहा था, फोर्स जनरेट हो रहा था, उसको उन्होंने नाम दे दिया था कूलाम फोर्स, यानी कूलाम्स नियम के द्वारा, ठीक है। जब दो वस्तुओं को, मतलब जब दो आवेशों को R दूरी पर व्यवस्थित किया जाता है, तो उन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाले बल को कूलाम बल कहते हैं। ये किसने दिया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, ठीक है। नोट करें एक बार, मैं इसको मतलब रगड़ने के लिए क्या लाता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं कूलाम का नियम। कूलाम नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या होता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर मैं रख दिया Q1 आवेश को, यहाँ पर मैं रख दिया Q2 आवेश को, दोनों के मध्य में R दूरी है, इन दोनों के मध्य में जो फोर्स लगेगा वो आपका कहलाएगा कूलाम फोर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है ज़्यादा, मैंने मतलब पहले आपको समझा दिया है क्या होता है। अब डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पर आते हैं, इसकी डेफिनेशन लिख लें। तो इस नियम के अनुसार जब दो आवेशों को R दूरी पर, जब दो आवेशों को Q1 आवेश या Q2 आवेशों को R दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, तो उन दोनों आवेशों के मध्य में जो बल लगता है या लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं? कूलाम बल कहते हैं। ये किसने दिया था? कूलाम नामक वैज्ञानिक ने दिया था, वैसे और कुछ नहीं है, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन आपको याद रखनी मेरी तरह, ठीक है। ठीक है, आइए। कूलाम नामक भाई साहब कहते हैं कि जो दोनों आवेश होते हैं, ये दोनों आवेश क्या होते हैं? बल के समानुपातिक होते हैं। क्या होते हैं? दोनों आवेश जो होते हैं वो डायरेक्ट बल के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल, समानुपातिक होते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या था, वो जो दूरी होती है वो व्युत्क्रमानुपातिक का होल स्क्वायर होता है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल उसका वर्ग होता है, ठीक है। तो आर स्क्वायर कर दिया। इन दोनों ने भाई साहब ने क्या कहा था, इसको मैंने मान लिया अपनी तरफ से समीकरण नंबर फर्स्ट। क्या मान लिया? समीकरण नंबर फर्स्ट, ठीक है। और इसको मैंने मान लिया समीकरण नंबर सेकंड। इन दोनों भाई साहब ने दोनों इक्वेशन को एक साथ लगा, तो इस प्रकार से कुछ इनका थोपड़ा बन गया, ठीक है। एफ समानुपातिक Q1 अपॉन में Q2 बट्टे आर स्क्वायर। फिर उन्होंने क्या कहा था, समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पर एक के आता है, जिसे हम कहते हैं समानुपातिक स्थिरांक। क्या कहते हैं? कांस्टेंट वैल्यू है ये, समानुपातिक स्थिरांक। क्या कहते हैं? समानुपातिक स्थिरांक, ठीक है। तो इसकी जगह पर समानुपाती के चिन्ह पर किस क्या आएगा? के और Q1 Q2 पहले से है, Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। इन्होंने ही ये सिद्ध किया था वॉइस, और यहाँ से आगे कहकर मतलब जो कहा था, उन्होंने कहा था यही आपका क्या होता है? कूलाम फोर्स होता है। कूलाम के जो भी इक्वेशन होती है वो यही फॉर्मूला होता है, एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ से आगे हम इसे हल करके बताएंगे, एफ बराबर में के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। के यहाँ पर क्या होता है? समानुपातिक स्थिरांक होता है। इसकी वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 है, ठीक है। कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कैसे आई आगे बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद इसे हम कहते हैं, एप्सिलॉन नॉट को हम क्या बोलते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या कहते हैं? निर्वात की विद्युतशीलता। स्टेप बाय स्टेप लिखते जाना है, निर्वात की विद्युतशीलता, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम इसमें, यदि इसमें हम पुट करें, इस पूरी वैल्यू को हम हल करेंगे, तो पूरी वैल्यू को हल करने के बाद 9 गुणा 10 की घात 9 सॉल्व करके आ जाएगी ये, ठीक है। और कुछ नहीं है, ठीक है। ओके, तो मैंने बता दिया आपको के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये क्या है? 8.85 गुणा 10 की घात माइनस का 12 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है ये। निर्वात की विद्युतशीलता इसे हम नाम देते हैं। तो के की वैल्यू हम इसमें पुट करें, एफ बराबर में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है, नहीं होगी दिक्कत मेरे हिसाब से, ठीक है। और दोस्तों मैंने जो ये हल किया है एप्सिलॉन नॉट, ये जो हल किया है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने ये क्यों लिखी है, कूलम स्क्वायर इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। दोस्तों दो आवेश दे रखे हैं, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम होता है, तो दोनों के लिए कूलम स्क्वायर हो जाएगा। दूरी क्या होती है, मीटर, मीटर का होल स्क्वायर दे रखा है तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद बल, ठीक है, देखो मैं करके बताता हूँ। दोस्तों पहले एफ का गुणा आर स्क्वायर से कराओ, तो एफ इंटू आर स्क्वायर हो गया, बराबर में आपका Q1 Q2 बचा, अपॉन में एक मिनट यहाँ पर के बचा, ठीक है, क्योंकि के में लिख दिया है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए ताकि गैस ना बने आपको, ठीक है। एफ इंटू आर स्क्वायर और Q1 और Q2, ठीक है, बराबर में आपका क्या के बचा, ठीक है। अब मैं यहाँ से हल करूँगा, एफ का क्या होता है न्यूटन, दूरी का क्या होता है मीटर स्क्वायर, अपॉन में कूलम दो दे रखे हैं तो कूलम स्क्वायर, बराबर में इसकी वैल्यू क्या होती है 1/में 4πε0, क्या होती है 4πε0, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसे बल दूंगा ε0 को ऊपर लेना चाहूँगा तो ये भी मतलब बदल जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। तो बदलने के बाद जो स्थिति है कूलम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर आ जाएगी, ठीक है। घूर घूर के मत देखो, ऐसे ही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ चुका। तो थम्स अप, ठीक है। निर्वात की विद्युतशीलता किसको कहते हैं हम, एप्सिलॉन नॉट को, ठीक है। अब इसका मात्रक आ गया न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपन में कूलम स्क्वायर, ठीक है, किसका, ये तो इसका हो गया कूलम इंटू न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अब दोस्तों इसे हम हल करेंगे 1/में 4πε0 4 ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 रख देना और इसकी वैल्यू रख देना 8.85 गुणा 10⁻⁻12 है, तो ये 9 गुणा 10⁻9 सॉल्व करके आंसर आपका आ जाएगा। सॉल्व करते रहना, पूरा आपके लिए टाइम है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आगे मैं इसे हल करूँगा, तो हल करने के बाद जो भी सॉल्यूशन आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, जल्दी, ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार मैं सिर्फ करता हूँ, ठीक है। ये तो ऐसा ही मात्रक है इसका, ये एफ और आर 1/4πε0 ऐसा ही मात्रक है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर ऐसा ही मात्रक, ठीक है, क्या है ऐसा ही मात्रक। अब मैं CGS मात्रक लगाने वाला हूँ, ठीक है। मेरे हिसाब से एक टॉपिक रह जाएगा आपका, इतना टाइम है नहीं है, वैसे भी आपको 20 मिनट हो चुकी हैं, ठीक है, और ज़्यादा लेंथ ही पढ़ाऊँगा तो हाँपने लग जाएंगे आप। CGS मात्रक क्या होता है देख लो, मैंने अभी निकलवाया है एफ और आवर में 9 गुणा 10⁻9 जो हल करेंगे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन में कूलम स्क्वायर, लिखवाया है कि नहीं लिखवाया है। अब देखो ध्यान से, CGS में क्या लिखेंगे, एक न्यूटन की वैल्यू कितनी होती है 10⁵ डाइन, ठीक है। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर। एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है, एक कूलम की वैल्यू 3 गुणा 10⁻9 होती है, स्टेट कूलम बोलते हैं इसे। पुट करो एफ और आवर में 9 गुणा 10⁻9, एक न्यूटन की वैल्यू 10⁵ है तो 10⁵ लिख लो, इंटू एक मीटर में 100 सेंटीमीटर है तो डबल लिख लेना 100 इंटू 100 दो बार, ठीक है, अपॉन में एक कूलम की वैल्यू कितनी होती है 3 गुणा 10⁻9 तो दो बार लिख लेना 3 गुणा 10⁻9, क्योंकि होल स्क्वायर हो रहा है वहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हवाबाजी नहीं चलेगी। तो देखो 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, 3×9 3 से 3 कैंसिल, 10⁻4 यहाँ पर है क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव में समान घातें आपस में जुड़ जाती हैं तो 10⁻4 बैठेगा, यहाँ पर 10⁻5 है, ठीक है, तो ये 10⁻9 हो जाएगा, 10⁻9 से 10⁻9 टाटा बाय बाय एफ और आवर में 1 आ गया, CGS में एफ और आवर में 1 आ गया, ठीक है, याद करो इसे, ठीक है। आवेश का मैंने आपको विमीय सूत्र और मात्रक सभी मैंने बता दिए हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है वो मुझे कमेंट में बताना, मैं हिंट दे रहा हूँ, फै यानी फा से शुरू हो रहा है वो, हिंदी वर्ड में ला के फा से, ठीक है, मुझे कमेंट बताना है। और सबसे छोटा मात्रक क्या होता है वो भी बताना है। एक फैराडे की, अरे चलो कोई दिक्कत नहीं है, एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है 96,500 कूलम होती है, ये भी लिख लेना, ठीक है। एक फैराडे की वैल्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, एक फैराडे की वैल्यू कितनी होती है, ठीक है 96,500, ठीक है,
जिस दिन आप अपने रूम से बाहर निकलोगे ना, दुनियादारी में निकलोगे ना, उस दिन आपकी औकात पता चल जाएगी कंपटीशन क्या चीज़ है। अब उस ज़माने में मत जी कर रहिए, अब इस ज़माने में आ जाइए, क्योंकि 2025 आ चुका है। जब आप मार्केट में निकलोगे ना, तब आपकी वैल्यू पता चलेगा, और दूसरे इंसान की वैल्यू से आप कंपेयर करेंगे ना, तो कहीं न कहीं वो आगे रहेगा आपसे। क्योंकि आप अंधेरे में रहकर जी रहे हैं, जब आप उजाले में बाहर आएँगे ना, तब आपकी औकात पता चलेगी कि कहाँ कंपटीशन पहुँच गया, कहाँ दुनियादारी जी रही है। अंधेरे में रहकर तीर मत मारो, ठीक है? उजाले में आ जाओ, जब पता चल जाएगा। हाँ, अब आए ग्राउंड में, अब पता चलिए ना औकात अपनी, ठीक है? कुछ नहीं है। 96,500 कूलाम हो गया, ठीक है? और ये आपका जो भी है कूलाम का नियम मेरी तरफ से ऑलरेडी ख़त्म है, ठीक है? अब बचा आपका अध्यारोपण का सिद्धांत, इसे मैं अभी संपन्न कराता हूँ, ध्यान से देख लो, ठीक है? अध्यारोपण का सिद्धांत देख लो क्या होता है, ठीक है? अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, ध्यान से देखो। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है, हेडिंग डाल लो, अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है? अध्यारोपण का सिद्धांत दोस्तों, इसमें एक सिस्टम की बात होती है, एक निकाय की बात होती है, उसमें दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं। कुछ दूरी पर हम एक क्यू नॉट आवेश को रिप्रेजेंट कर देते हैं, वो आपका परीक्षण आवेश कहलाता है। जो उस परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल होता है, वही आपका क्या कहलाता है? अध्यारोपण सिद्धांत का कार्य करता है। ध्यान से देखो, ये है आपका कोई सिस्टम, इसमें आपका Q1 आवेश है, Q2 आवेश है, Q3 आवेश है, और Q4 आवेश है, ठीक है? डॉट 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 Q4 आवेश। इससे कुछ दूरी पर Q नॉट आवेश उपस्थित रहता है, ठीक है? जिसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं। कुछ दूरी पर मान लो आप, ठीक है? कुछ दूरी पर मान लो आप, ठीक है? अपनी तरफ से, ठीक है? ठीक है, ओके। यहाँ पर आपका Q4 आवेश पहुँच जाएगा, यहाँ पर आपका Q1 आवेश पहुँच जाएगा, यहाँ पर आपका Q3 आवेश पहुँच जाएगा, और यहाँ पर आपका Q2 आवेश पहुँच जाएगा। ये कुछ स्थिति ऐसी बनेगी, ठीक है? जब किसी निकाय में दो या दो से अधिक आवेश उपस्थित होते हैं, तो R दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर Q नॉट आवेश को व्यवस्थित किया जाता है, जिस पर जो फोर्स लगता है वही आपका अध्यारोपण का सिद्धांत कहलाता है, ठीक है? ये आपकी R1 दूरी है, ये R2 है, ये R3 है, और ये R4 है, डॉट 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 करके, ठीक है? अब देखो दोस्तों, अध्यारोपण के सिद्धांत से सॉल्व करते हैं इसे। अध्यारोपण के सिद्धांत से, ठीक है? अध्यारोपण के सिद्धांत से हम हल करेंगे इसे, ठीक है? और कुल फोर्स कितना लग रहा है? कुल फोर्स, कुल बल F1 या F निकालेंगे हम, टोटल नेट निकालेंगे, ठीक है? तो F1 निकालेंगे पहले फिर F2 निकालेंगे, फिर हम F3 निकालेंगे, फिर प्लस में डॉट 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 FN तक जाएंगे, ठीक है? या F4 लिख लेना, ठीक है? अब कूलाम का नियम मैंने अभी निकलवाया था F बराबर में, ठीक है? क्या था? F बराबर में K Q1 Q2, तो यहाँ पर आ जाएगा Q1 K Q1 R1 का होल स्क्वायर, ठीक है? दूरी R1 है, उसके बाद K Q2 अपॉन में R2 का होल स्क्वायर, प्लस में K Q3 अपॉन में R3 का होल स्क्वायर, प्लस में डॉट 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 प्लस में K Qn अपॉन में Rn का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप n ही लिख लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई रॉकेट साइंस है नहीं है। कॉमन क्या दिख रहा है? K कॉमन दिख रहा है तो निकाल लो बाहर, गलेमान पकड़ के, ठीक है? गला पकड़ के निकालना डायरेक्ट, ठीक है? और तो बात बनेगी नहीं। Q1 बचा यहाँ पर R1 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ पर Q2 बचा, यहाँ पर आपका R2 का होल स्क्वायर बचा, यहाँ पर आपका Q3 बचा, यहाँ पर आपका R3 का होल स्क्वायर बचा, डॉट 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 प्लस में आपका यहाँ पर क्या बचा? Qn बचा, यहाँ पर Rn का होल स्क्वायर बचा, ठीक है? ठीक है, तो ये हो गया आपका अध्यारोपण का सिद्धांत। मेरी तरफ से 3 टॉपिक बचा। आपका आवेश उत्पन्न करने की विधि। आवेश उत्पन्न करने की विधि को हम आज नहीं पढ़ेंगे, यानी टुडे को हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम पढ़ेंगे, टुमारो को पढ़ेंगे, आने वाले कल को, ठीक है? आने वाला कल जो रहेगा उसमें हम सॉरी, थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, चलिए कोऑपरेट करना। आगे मैं बताऊंगा अध्यारोपण की विधि क्या हो, मतलब आवेश उत्पन्न करने की विधि होती है,
आवेश उत्पन्न करने की विधि क्या होती है? एक आपकी चालन विधि होती है, एक आपकी प्रेरण विधि होती है, एक आपकी फ्रिक्शन यानी घर्षण विधि होती है, ठीक है? मैं उस टाइम कह रहा था संघनन विधि, वो होती है चालन विधि, जब आवेश चल के जाता है, ठीक है? और एक घर्षण होती है, एक प्रेरण होती है। तो तीनों को मैं कराऊंगा अगले टॉपिक में, कवर कर लेंगे और कुछ भी नहीं है, ठीक है? कॉन्सेप्ट कैसा लगा मुझे कमेंट में आप जरूर बताएं, ठीक है? मतलब स्टूडेंट तो सब अपनी लाइफ में मेहनत करते हैं। लाइफ में जो मेहनत करता है, एक मेहनत होती है घिसेबाजी मतलब गधे मेहनत, एक होती है घोड़े की मेहनत, ठीक है? दोनों मेहनत में अलग अलग अंतर होता है। गधे की मेहनत जो अपने आप को इंसान मतलब कॉन्सेप्ट को पढ़ते जा रहा है, रिवीजन वो बिल्कुल वन टाइम एक मतलब 1% भी नहीं कर रहा है। और एक होती है गधे की मेहनत, वो मतलब कॉन्सेप्ट भी पढ़ रहा है, रिवीजन भी कर रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है, मॉक टेस्ट भी लगा रहा है। तो ये मेहनत होती है। तो जो भी गधे की रेस में दौड़ रहा है वही जीतेगा, घोड़े की रेस में जो दौड़ रहा है वही जीतेगा, ना कि गधे वाला जीतेगा, ठीक है? इसलिए प्रैक्टिस, जो भी मतलब कंपटीशन जहाँ तक जा रहा है वहाँ तक आपको जाना होगा, तभी आपके लिए मतलब कुछ बेनिफिशियल हो पाएगा, कुछ फ़ायदा हो पाएगा, ठीक है? इसलिए मैं कहता हूँ अंधेरे में रहकर मत जिए, उजाले में आइए, तब पता चलेगा कंपटीशन क्या चीज़ है, ठीक है? इसलिए दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा हेल्प की ज़रूरत है। इसलिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अकेले होंगे और आपके साथ कोई नहीं होगा। एक दिन ऐसा भी आएगा जब आप अकेले महसूस कर भी दुनिया आपके साथ होगी। वो कब होगा? जब आप सफल हो जाएँगे, ठीक है? तब हो सकता है वो। जब आप सफल नहीं होंगे तब वो हो ही नहीं सकता। आप अकेले-अकेले अपना महसूस कीजिए, तब भी दुनियादारी नहीं रहेगी, ठीक है? इसलिए आपको इस टाइम कौन-सी पोज़ीशन है, इस पोज़ीशन को मत देखिए, उस टाइम फ्यूचर में कौन-सी पोज़ीशन होने वाली है। दुनियादारी आपसे पूछेगी क्या किया था प्रेज़ेंट में, ठीक है? इसलिए अपने आप को इतना काबू बनाइए, इतने काबू बनाइए कि दुनियादारी एक फ़ोटो लेने के लिए तरसे आपका, ठीक है? तो अपने आप की जो पोज़ीशन है आज, उस पर ज़्यादा शर्म महसूस मत कीजिए। आने वाली पोजीशन को सुधारना है तो लग जाइए मेहनत करने के लिए, जैसे हम कर रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।